गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देखे थे, सब शक्ति के दो भेद पढ़ चुके हैं। आज सब शक्ति का तीसरा वेद है व्यंजना सब शक्ति। देखो, व्यंजना का अर्थ है व्यंग्यार्थ। इसमें व्यंग्यार्थ निकलता है। व्यंग्यार्थ का तात्पर्य किसी पे टोंट कसने से नहीं है, बल्कि उस शब्द का अन्य अर्थ ग्रहण करने से है। जैसे आप परिभाषा देख रहे हो, शब्द के जिस व्यापार से मुख्य अर्थ व लक्ष्य अर्थ में भिन्न अर्थ का पता लगे, उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। अर्थात जहाँ वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ अपना अपना अर्थ बोध कराकर शांत हो जाएं और जिस शक्ति से अन्य अर्थ निकले, उसे व्यंजना शक्ति और उससे निकलने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। समझे कि जहाँ वाच्यार्थ का मतलब है अभिधा, लक्ष्यार्थ का मतलब है लक्षणा। जहाँ वो अपना अर्थ का बोध कराकर शांत हो जाए, श्रोता या पाठक ऐसी स्थिति में अपने हिसाब से जहाँ अन्य अर्थ की प्राप्ति करता है या अन्य अर्थ को ग्रहण करता है, वहाँ व्यंजना सब शक्ति होती है। ध्यान रहे, अब यहाँ व्यंग्यार्थ जो है पाठक या श्रोता पर निर्भर रहता है। पाठक या श्रोता पर निर्भर रहता है कि उसका क्या अर्थ लेता है। व्यंजना शक्ति केवल अर्थ का संकेत भर देती है, बाकी अर्थ अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर श्रोता या पाठक ही लगाता है कि इसमें वो क्या अर्थ ग्रहण करे। समझे? जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, संध्या हो गई। यहाँ देखो, संध्या हो गई, ये एक एग्जाम्पल है। संध्या हो गई। अब संध्या हो गई का मतलब है कि यदि हम इसका वाच्यार्थ के तौर पर अर्थ लगे तो सूर्यास्त का समय हो गया है। सूर्यास्त का समय हो गया। वाच्यार्थ मतलब अभिधा का इसमें अर्थ निकलेगा कि साधारण शर्त सूर्यास्त का समय हो गया। लेकिन यहाँ व्यंग्यार्थ तौर पर हम अर्थ निकालेंगे तो इसकी संध्या हो गई, इसके बहुत सारे अर्थ निकलेंगे। जैसे कोई व्यक्ति संध्या वंदना करता है, संध्या वंदना करता है तो ये सोचेगा संध्या वंदन करने का समय हो गया है। दूसरा, यदि कोई किसान दिन भर खेत में काम करता है और उसको लग रहा है कि अब संध्या हो गई, तो वो सोचेगा संध्या हो गई, सबसे अर्थ लेगा घर चलने का समय हो गया है। इसी तरह जैसे कोई विद्यार्थी दिन भर पढ़ता है और उसके कानों में आवाज़ पड़ती है कि संध्या हो गई, तो ऐसी स्थिति में सोचेगा कि मेरा पढ़ने का जो काम है वो काम बंद करने का समय हो गया है। इस आधार पर एक ही यहाँ देखो, संध्या हो गई, ये एग्जाम्पल हम देखा कि श्रोता यहाँ अलग अलग अर्थ ग्रहण किए हैं। इस आधार पर यहाँ व्यंजना सब शक्ति होगी। पिछले वीडियो में आपको ध्यान होगा कि मैंने एक और उदाहरण बताया था, इस देश में गधे चरते हैं और घोड़े भूखे मरते हैं। अगर इनका साधारण अर्थ ले तो यहाँ लक्षणा है, लेकिन इस देश में गधे घास चरते हैं और घोड़े भूखे मरते हैं कि मतलब जो अकुशल व्यक्ति है वो तो व्यवस्थाओं को सुख भोग रहे हैं, और जो कुशल व्यक्ति है वो बेचारे बेरोजगारी के कारण भूखे मर रहे हैं। ये तो लक्षणा हुई, लेकिन इसका अन्य अर्थ तक यदि हम ले इसके अंदर, तो इसका तात्पर्य होगा कि इस देश में क्या है, अव्यवस्था व्याप्त है, कोई सिस्टम नहीं है। इस आधार पर यहाँ अन्य अर्थ ग्रहण किया गया, लक्षणा सब शक्ति हुई। इसी आधार पर आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ एक एग्जाम्पल है, अलंकार का है, यमक अलंकार है। देखो, पानी गए न उबरे मोती मानस चूर।
यहाँ पानी जो शब्द है इसके अलग अलग अर्थ होंगे। पानी गए न उबरे मोती मानस चूर। मोती के संदर्भ में इसका अर्थ होगा चमक, और मानुष के संदर्भ में पानी चला गया यानी कि उसकी इज्जत चली गई, उसकी प्रतिष्ठा चली गई है। और इसी तरह चून यानी कि आटे के संदर्भ में पानी का अर्थ होगा साधारण जल। इसलिए एक ही शब्द के यहाँ श्रोता अलग अलग अर्थ ग्रहण किए गए श्रोताओं के द्वारा, तो यहाँ व्यंजना शब्दशक्ति है। इसी तरह से देखिए आगे है कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय। वो खाए भोराए जग वो पाए भोराई पूरा है, इस तरह से। लेकिन यहाँ देखो कनक कनक शब्द 2 बार आया है। कनक के यहाँ दोनों के अलग अलग अर्थ होंगे। एक तो होगा कनक का अर्थ होगा सोना, कनक कनकते सोगुनी मादक अधिकाय, और दूसरा कनक का है धतूरा। यदि इस कनक को कोई खाता है तो उसको नशा होता है, और यदि किसी को सोना मिलता है उसमें भी मादकता जाती है, नशा आ जाता है। इसलिए कनक के यहाँ 2 अर्थ है, तो यहाँ पर भी व्यंजना शब्दशक्ति होगी। इसी तरह से विद्यार्थी आगे देखो वर्ष भानुज, वर्ष भानुज इसके हम टुकड़े करेंगे वर्ष भानु प्लस जा, यानी कि वर्ष भानु से उत्पन्न होने वाली पुत्री, अनुजा मतलब पुत्री अर्थात राधा। दूसरा टुकड़ा करेंगे, इसका छेद करेंगे वर्षभ प्लस अनुजा। वर्षभ का अर्थ होता है बैल, और अनुजा मतलब पुत्री कह दो या बहन कह दो, उसकी बहन, अर्थात इसका क्या अर्थ निकला ने गाय। इसी तरह हलधर, हल इसके टुकड़े हल को धारण करने वाले, अर्थात कौन हो ये, एक अर्थ होगा बलराम और एक अर्थ होगा हल को धारण करने वाला किसान भी होता है, तो यहाँ किसान भी है अन्य अर्थ के तौर पर, यहाँ व्यंजना शब्दशक्ति है। हल को धारण कर खींचने वाला कौन खींचता है, बैल, इस आधार पर इसका अर्थ बैल भी हुआ। देखो हलधर के 3 अर्थ हो गए, बलराम हुआ, किसान हुआ और बैल हुआ। इस तरह से यहाँ व्यंजना शब्दशक्ति होगी। इसी तरह से आगे देखिए सुरानीक, इसके टुकड़े करेंगे शब्द के सुर प्लस अनीक। सुर का अर्थ होता है देवता और अनीक मतलब सेना, देवताओं की सेना। तो सुरानीक का एक अर्थ हुआ देवताओं की सेना। दूसरा है सुरा प्लस नीक, सुरा का होता है शराब और नीक मतलब अच्छी, इनकी अच्छी शराब। इसका मतलब इसका सुरानीक का एक अन्य और अर्थ निकला अच्छी शराब। इसलिए एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं व्यंग्यार्थ तौर पर, तो यहाँ व्यंजना शब्दशक्ति होगी। आगे देखिए व्यंजना में और क्या होता है, प्रयोजन के अनुरूप विभिन्न अर्थ होने पर व्यंजना शब्दशक्ति होगी। जैसे कोई वाक्य हम सुन रहे हैं, श्रोता उस अपने हिसाब से क्या अर्थ लेगा, तो वहाँ पर भी व्यंजना शब्दशक्ति होगी। जैसे यहाँ है सावधान मैं राजस्थानी हूँ, सावधान मैं राजस्थानी हूँ। यहाँ यदि कोई व्यक्ति दूसरे राज्य का व्यक्ति राजस्थान के व्यक्ति को कुछ कह रहा है या राजस्थान के विषय में कुछ कह रहा है, जैसे मान लीजिए जहाँ कवि सम्मेलन हो रहा है और हास्य तौर पर वहाँ राजस्थान के कवियों की बेइज्जती की जा रही है, तो वह राजस्थानी कवि उठकर कहेगा सावधान मैं राजस्थानी हूँ, इनकी मैं भी राजस्थान का हूँ और ज्ञानी हूँ, हर जवाब का आपके सवाल का मैं जवाब दे सकता हूँ। इस तरह से यदि वीरता के तौर पर ललकार जा रहा है, तो वो यहाँ इस वाक्य का प्रयोग कर सावधान मैं राजस्थानी हूँ, यानी कि वो अर्थ लेगा ये भी कोई वीर है। इसलिए यहाँ इस वाक्य के अलग अलग अर्थ ग्रहण की गई, व्यंग्य तौर पर अलग अर्थ लिया गया है, तो यहाँ व्यंजना शब्दशक्ति होगी। इसी तरह से हम आगे देख रहे हैं, उसने कहा संध्या हो गई, संध्या हो गई मतलब अभी आपको बताया था, फिर बता रहा हूँ कि इस वाक्य के अलग अलग अर्थ ग्रहण किए गए। गायों के आने का समय हो गया है, यदि कोई पूजा पाठ करता है, दीपक जलाने का या संध्या वंदन करने का समय हो गया, या कोई बाहर काम कर रहा है खेत में तो घर चलने का समय हो गया, इत्यादि आदि अर्थ लिए जाएंगे इसके अंदर।
अब देखिए, कुम्हार बोला, अगला एग्जाम्पल है, कुम्हार बोला बेटी बादल हो रहे हैं। कोई व्यक्ति है अपनी बेटी से कहता है कि बादल हो रहे हैं। अब अन्य अर्थ के तौर पर, व्यंग्य तौर पर अर्थ लिया गया, डायरेक्ट नहीं कहा कि आप ये काम कर लो, लेकिन बस उसका कहने का तात्पर्य क्या है, तो उसका अर्थ ले लिया है, बर्तन में कपड़े अंदर ले लो। ये कहना चाहते हैं कि इनको अंदर ले लो, बादल हो रहे, वर्षा हो सकती है, या मिट्टी गीली हो जाएगी, बाहर नहीं जाना है, आदि आदि अर्थ ग्रहण किए गए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विद्यार्थियों, 8 बज गए हैं। 8 बज गए। किसी व्यक्ति ने जोर से कहा कि 8 बज गए हैं, तो 8 बजे का जो भी श्रोता सुना इस वाक्य को, तो अपने हिसाब से अर्थ ग्रहण कर ले जिसने किया है। जैसे पहला अर्थ लिया गया है कि जैसे कोई विद्यार्थी सुनता है कि 8 बज गई, तो है विद्यालय घंटी बजने का समय हो गया है। कोई व्यक्ति है, उस मान लीजिए कोई ऑफिस में जाता है काम करने के लिए, तो उसका समय है, तो उसने सुना 8 बज गई, तो उसने सोचा कार्यालय जाने का समय हो गया है। इसी तरह से उस लड़के की मम्मी ने सुना कि 8 बज गए, तो वो सोचे कि भोजन बनाने का समय हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब निराशा छोड़ आम भोरा गई। अब निराशा छोड़ आम भोरा गई, यानी ये वाक्य किसी के द्वारा कहा गया है, तो व्यंग्य तौर पर लिया गया है। जैसे कोई व्यक्ति आम का बगीचा लगा रखा है और उसको फल उसको प्राप्त नहीं हो गए हैं, तो किसी व्यक्ति ने कहा अब निराश छोड़ आम भोरा गए हैं, कि आमों के फूल आ गए हैं, अब चिंता मत करो, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। दूसरा, कोई स्त्री है और उसका पति बाहर गया हुआ है और निराश उदास होकर वो बैठी है, तो उसके कानों में आवाज़ गई, अब निराशा छोड़ आम भोरा गए हैं, इनकी प्रिय के आने के दिन आ गए, अब तो निराशा छोड़ दो। तो इस तरह से यहाँ व्यंजना शब्दशक्ति हो गई। देखिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट, व्यंग होने पर भी व्यंजना शब्दशक्ति होती है। व्यंग तौर पर जो वाक्य कहे जाते हैं वहाँ पर भी व्यंजना शब्दशक्ति होती है। जैसे तुम्हारा पुत्र तो बृहस्पति का अवतार है। यदि कोई बच्चा है, इंटेलिजेंट है, और उसकी विद्वता को देखकर, उसके ज्ञान को देखकर, उसके इंटेलिजेंसी को देखकर कोई व्यक्ति कहता है तो बृहस्पति का अवतार है, अर्थात उसने अर्थ क्या लिया, तो वास्तव में ज्ञानी है। और यदि वो महामूर्ख है और उसको व्यंग तौर पर चढ़ाने के लिए उसने ये इस वाक्य का इस्तेमाल किया है, तुम्हारा पुत्र तो बृहस्पति का अवतार है, अर्थात ये तो मूर्ख है, वो अर्थ ग्रहण कर लेगा कि ये तो मूर्ख है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों, हाँ तुम तो बहुत भले हो। सामान्य अर्थ है सज्जन, व्यंग तौर पर है बदमाश। जैसे कोई बदमाशी करता है और उसके कोई पक्ष लेता है, हाँ, तो कोई कहता है कि हाँ तुम तो बहुत भले हो, तो व्यंग तौर पर अर्थ ग्रहण किया गया बदमाश। तो इस तरह से व्यंग्यार्थ जहाँ होगा व्यंग तौर पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाएगा, वहाँ हमेशा व्यंजना शब्दशक्ति होगी। ध्यान रहे, व्यंजना शब्दशक्ति में यमक व श्लेष, जहाँ भी अलंकार होंगे यमक व श्लेष के, वहाँ व्यंजना शब्दशक्ति हमेशा होगी। आपके पाठ्यक्रम में भी जैसे बिहारी का पाठ है, वहाँ व्यंग तौर पर बहुत सारी चीज़ें बिहारी ने व्यंग किया है, व्यंग कसा है, तो वहाँ पर व्यंजना शब्दशक्ति का प्रयोग किया गया है। तो जहाँ पर भी यमक व श्लेष अलंकार होंगे वहाँ व्यंजना शब्दशक्ति होगी। धन्यवाद विद्यार्थियों। ये शब्दशक्ति का जो टॉपिक था अपने पाठ्यक्रम में 2 अंक का, वो संपूर्ण हो चुका है। मैंने इन 3 वीडियो में आपको शब्दशक्ति पूरी जानकारी दे दी है। धन्यवाद।